नमस्कार साथियों, मैं हूं लक्की राज और आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्की कॉन्सेप्ट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द और विकारी शब्द में हमने पढ़ा संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को और अब हमारा चल रहा है क्रिया। मित्रों, आपको विदित होगा इससे पहले हमने क्रिया का पहला भाग अपलोड कर दिया है। उस भाग में हमने बात की क्रिया को कर्म के आधार पर कैसे पढ़ा जाता है। क्रिया को कर्म के आधार पर जो प्रश्न आते हैं उत्तर तक किस प्रकार पहुंचते हैं, उसके लिए मित्रों मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कॉन्सेप्ट बताए थे। जो भी आपको अच्छा लगे उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं और ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इससे आप अच्छे से लड़ रहे होंगे। हम सब लड़ेंगे तभी जीतेंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे क्रिया भाग 2 की। क्रिया भाग 2 में हम पढ़ेंगे क्रिया को प्रयोग और संरचना के आधार पर किस प्रकार पढ़ा जाता है, किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन सब का हम विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए अपने विषय की ओर चलते हैं। मित्रों, आज का जो भाग है वो है क्रिया, सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्रिया जो है वो क्रिया को 3 तरीके से पढ़ा जाता है। 3 तरीके से क्रिया का वर्गीकरण किया गया है। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग संरचना के आधार पर और तीसरा है काल के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आज पढ़ेंगे, प्रयोग और संरचना के आधार पर, और इससे पहले हमने पढ़ा कर्म के आधार पर। बहुत अच्छे से पढ़ा और आप सभी मित्रों ने, सभी साथियों ने बहुत अच्छा स्नेह दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया और मार्गदर्शन भी दिया। मित्रों, आप सब जब कमेंट करते हैं अच्छे से तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और इसी प्रेरणा के माध्यम से मैं आपके साथ आज फिर से रूबरू हूँ। चलिए मित्रों, आज हम बात करेंगे क्रिया भाग 2 और क्रिया भाग 2 में हम पढ़ेंगे प्रयोग, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। प्रयोग संरचना के आधार पर आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे। तो मित्रों, आपको विदित है कि प्रयोग और संरचना के आधार पर भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आपको यदि प्रश्न मिल जाए कि संरचना के आधार पर क्रिया भेद कितने होते हैं, संरचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण करते हैं, तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। और यदि प्रतियोगी परीक्षा में आपके सामने प्रश्न आ जाए कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया भेद, तो कितने हो जाएंगे मित्रों? 3 और हो जाएंगे। तो 3 और 5 जब मिलेंगे तो आपको पता है क्रिया के प्रयोग व संरचना के आधार पर 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों को आज हम बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और आपके जहन में बिठाएंगे। कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से बेहद सरल तरीके से उत्तर दे देंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया भेद। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया भेद जो हैं वो अपने 8 प्रकार के होते हैं। प्रयोग संरचना के आधार पर हम क्रिया पढ़ रहे हैं और कितने भेद होते हैं? 8, ठीक है। और पहला जो भेद है हम बात करेंगे सामान्य क्रिया, ठीक है मित्रों। दूसरा भेद है मित्रों संयुक्त क्रिया। तीसरा जो भेद है मित्रों पूर्वकालिक क्रिया। चौथा प्रयोग व संरचना के आधार पर जो भेद होगा प्रेरणार्थक क्रिया। 5वां भेद होगा मित्रों कृदंत क्रिया। 6ठा भेद होगा मित्रों नाम धातु क्रिया। 7वां भेद होगा मित्रों
सजातीय क्रिया और अंतिम भेद हुआ प्रयोग और संरचना के आधार पर सहायक क्रिया। मित्रों, आज हम इन 8 प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, इन 8 क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे और बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से आपको समझ में आ जाए, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया भेद कितने होते हैं, 8, और 8 प्रकारों को आज हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो पहला भेद हम पढ़ेंगे आज, सामान्य क्रिया। चलिए मित्रों, आज हम बात करेंगे सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर वाक्य आ जाते हैं और आपको पहचान करना है कि प्रयोग संरचना के आधार पर बताइए कि किस प्रकार की क्रिया है इसमें, तो आपको हमेशा उत्तर सही तरीके से देना है, क्योंकि आपको क्या सिलेक्शन लेना है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि सामान्य क्रिया में आपको पता होना चाहिए एक कार्य होगा, एक कार्य होगा और उस एक कार्य को करने के लिए क्रिया भी कितनी होगी, एक होगी। एक कार्य और एक क्रिया, बस ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या सामान्य क्रिया वाले वाक्य कैसे होंगे, जिसमें कार्य कितने होंगे, एक, और उस एक कार्य को करने के लिए क्रिया भी कितनी होगी, एक। ठीक है, ये आप अपने जहन में बिठा दीजिए। तो देखिए मित्रों, उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे महेश खेलता है, महेश खेलता है। तो महेश जो खेल रहा है, यहाँ पर महेश कितने काम कर रहा है, एक काम, और उस एक काम को करने के लिए क्रियाएं कितनी हैं, एक ही हैं, खेलता है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य जो होंगे, क्रियाएं कितनी हैं, एक हैं, और कार्य कौन कर रहा है, महेश कर रहा है। तो महेश एक कार्य कर रहा है खेलने का, क्रिया भी एक है। इस प्रकार के वाक्य जो होंगे वो सामान्य क्रिया के अंतर्गत आएंगे। इस बात को आप भली भांति जानते भी हैं, और नहीं जानते हैं तो आज आप गांठ बांध लीजिए कि एक कार्य एक क्रिया बराबर सामान्य क्रिया वाले वाक्य। ठीक है, समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है। और यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को क्या करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे मित्रों दूसरी क्रिया की तरफ बढ़ने से पहले एक बार और समझ लीजिए कि जो सामान्य क्रिया वाले वाक्य होंगे उसमें कार्य कितने होंगे, एक कार्य, और क्रिया भी कितनी होगी, एक। ये आप ध्यान रखेंगे तभी हमारा जो कौन सी क्रिया वाला वाक्य होगा, प्रयोग संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया। उदाहरण, महेश खेलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे संयुक्त क्रिया की ओर। तो मित्रों, संयुक्त क्रिया, इसमें आप विशेष ध्यान रखेंगे, अंतर है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठाएंगे आप, तभी आपका जो सवाल है एक एक सवाल आपका सही होगा। चलिए मित्रों, अब हम बात करेंगे दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। ध्यान दीजिए इधर, आपको पता होना चाहिए संयुक्त क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त, मतलब क्रिया है संयुक्त होगी, मतलब एक से अधिक होगी, दो होगी। ठीक है, दो से अधिक भी हो सकती है लेकिन दो तो होगी। तो एक से अधिक क्रिया होगी यहाँ पर संयुक्त रूप में, तब हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रयोग संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया। देखिए अब समझते हैं, यहाँ पर भी एक अपना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर काम करने वाले कितने होंगे, कहने का तात्पर्य काम कितने होंगे, एक काम होगा, लेकिन उस काम को करने के लिए क्रियाएं कितनी होगी, दो होगी, दो या दो से अधिक। ठीक है, मतलब ये है कि हमने सामान्य क्रिया पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि एक कार्य था और कार्य को करने के लिए क्रियाएं भी कितनी थी,
एक ही क्रिया थी। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है, काम तो एक ही है, लेकिन उस काम को करने के लिए कितनी कम से कम क्रियाओं की आवश्यकता होगी, 2 होगी मित्रों, तभी हमारी वो क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया होगी। जैसे देखिए, जैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि महेश ने चाय पी ली। महेश ने चाय पी ली, ठीक है। सुरेश ने क्रिकेट खेल लिया। सुरेश ने क्रिकेट खेल दिया। समझने वाली बात है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आएगा। आपको ध्यान रखना है कि महेश, काम करने वाला यहाँ कौन है, एक ही है, चाय पीना। काम क्या है, चाय पीने का काम कौन कर रहा है, महेश कर रहा है, ठीक है। अब सुरेश ने क्रिकेट खेल दिया, काम क्या है, क्रिकेट खेलना। लेकिन इधर देखिए, यहाँ पर एक क्रिया है पीना, एक क्रिया है लेना, एक क्रिया है खेलना, एक क्रिया है देना। देखिए यहाँ पर पीना क्रिया और लेना क्रिया, लेकिन काम तो एक ही है, पीना, काम एक ही हो रहा है, पीना, ठीक है। यहाँ पर खेलना क्रिया और देना क्रिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है, काम कितने हो रहे हैं, काम तो एक ही हो रहा है, और उस एक काम को करने के लिए क्रियाओं की आवश्यकता कितनी हो रही है, कम से कम 2। तो ये फर्क है, ये अंतर है संयुक्त और सामान्य में। सामान्य में क्या होता था, केवल एक कार्य एक क्रिया, और संयुक्त में क्या, एक कार्य 2 या 2 से अधिक क्रियाएं। तो ये तुलनात्मक रूप से जब हम पढ़ रहे हैं, आपको मैं जहन में बिठा रहा हूं कि सामान्य क्रिया में एक काम एक क्रिया, संयुक्त में एक काम 2 या 2 से अधिक क्रिया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्रिया का तीसरा प्रकार प्रयोग और संरचना के आधार पर क्या है मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये काम जरूर करें। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और इसी प्रेरणा की बदौलत मैं फिर से आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों तीसरा जो प्रकार है वो है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें से और अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा मित्रों। तो देखिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया, प्रयोग और संरचना के आधार पर हम क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा सामान्य क्रिया, दूसरा पढ़ रहे हैं संयुक्त, और इसके बाद अब हम आए हैं पूर्वकालिक क्रिया की ओर। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया मतलब क्रिया होगी, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्रिया होगी जो पूर्व में, एक क्रिया, इसमें 2 क्रियाएं होगी, आपको ध्यान रखना है। क्रियाएं कितनी होगी, 2, और काम भी कितने होंगे, काम भी कितने होंगे, 2। यानी कि इसमें 2 क्रियाएं होगी और 2 ही काम होंगे। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा, यहां से प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ गया है, ठीक है। तो देखिए 2 काम होंगे और 2 ही क्रियाएं होंगी। एक क्रिया पहले हो जाएगी और उसके बाद दूसरी क्रिया होगी, यानी कि एक काम पहले हो जाएगा, उसके बाद दूसरा काम होगा। जो काम या जो क्रिया पहले हो गई है उस क्रिया को ही हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। बाद में हो गई, वही चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो काम, जो क्रिया पहले हो गई है वही क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। हाँ, वाक्य में 2 क्रियाएं होगी जरूर, लेकिन एक क्रिया पहले होगी और एक क्रिया बाद में होगी। पहले वाली क्रिया समाप्त होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया होगी। दूसरी क्रिया समाप्त हुई है, वर्तमान में चल रही है, भविष्य में चल रही होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 2 क्रियाएं होगी, एक काम पहले हो जाएगा, एक क्रिया भूतकाल में हो जाएगी, यानी कि पहले हो जाएगी, उसके बाद दूसरी क्रिया होगी। समझ रहे हो ना अर्थ, ठीक है। तो उदाहरण लेते हैं, तभी समझ में आएगा। उदाहरण हमारा ये है कि राम
पढ़कर सो गया। राम पढ़कर सो गया। अब आपके दिमाग में आएगा, थोड़ा दिमाग तो चलेगा कि सर यहाँ पर सो गया, सो गया आ गया, सर ये तो संयुक्त क्रिया होनी चाहिए, तो फिर आप तो पढ़ा रहे हो पूर्वकालिक में। तो मित्रों, जब भी पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित प्रश्न आएंगे तो वो क्रिया को अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। तो मैं भी क्या कर देता हूँ? रेखांकित। अब आपको पूछेंगे क्या कि राम पढ़कर सो गया, पढ़कर को क्या कर दिया गया? रेखांकित कर दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रयोग संरचना के आधार पर इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपको पता होना चाहिए कि राम काम कितने कर रहा है? 2। कार्य कितने हो रहे हैं? 2। एक तो हो गया पढ़ना और उसके बाद सोना। काम 2 है तो क्रिया यहां पर कितनी है? 2। लेकिन एक क्रिया पहले हो गई और एक क्रिया बाद में। आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर देखो कर के करके, ये आप थोड़ा अपने जहन में रख सकते हो समझने के लिए कि यदि पहली क्रिया के साथ कर लगा हुआ, के लगा हुआ, करके लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? ये दिख नहीं रहा है आपको, ऊपर लिख देता हूं मैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि कर के और करके आ गया, जैसे मैं बोल लेता हूं ओरल कि राम पढ़ के सो गया, राम पढ़ करके सो गया, या फिर राम पढ़ कर सो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि राम काम 2 कर रहा है, एक तो पढ़ना और एक सोना। यह आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पढ़कर। क्यों? क्योंकि पहले पढ़ा, पढ़ाई समाप्त कर, पढ़कर फिर वो सोने गया। तो काम तो पहले हुआ है पढ़ना, तो पढ़कर जो शब्द हैं, क्रिया शब्द, वो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं हम, देखिएगा कि श्याम दौड़कर रुक गया। देखो अच्छा प्रश्न है क्या कि श्याम दौड़कर रुक गया, यानी कि पहले दौड़ा, काम किया, दौड़ा, उसके बाद रुका। तो जो पूर्व में क्रिया हुई है, पूर्व में काम हुआ है, उस पूर्व की क्रिया, उस पूर्व के काम अर्थात दौड़कर यहाँ पर क्या हो जाएगी? अपना पूर्वकालिक क्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। हमने क्या पढ़ा था पहले? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में एक काम एक क्रिया, एक काम को करने के लिए कितनी क्रियाओं की आवश्यकता? अरे एक ही, ठीक है। उसके बाद संयुक्त, संयुक्त में काम एक, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए कितनी क्रियाओं की आवश्यकता हुई? 2। तीसरा क्या है? पूर्वकालिक। पूर्व यानी पहले, कालिक यानी समय में होने वाली क्रिया यानी क्रिया, तो वो होगी पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि इसमें 2 काम होंगे, 2 ही क्रियाएं होगी। अंतर समझ रहे हो ना? सामान्य में एक काम एक क्रिया, संयुक्त में एक काम 2 क्रिया, और पूर्वकालिक में 2 काम 2 क्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम मित्रों आगे बढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की ओर। तो चलिए प्रेरणार्थक क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रिया का जो चौथा प्रकार है वो हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हम पढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो प्रेरणा का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लो आप कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेरणा मतलब जो काम कर रहा है, एक व्यक्ति करेगा और दूसरा व्यक्ति करवाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति काम करेगा, दूसरा व्यक्ति काम करवाएगा। इस बात को आप भली बातें समझ लें, तभी समझ में आएगा प्रेरणार्थक। यानी कि कर्ता कितने होंगे? 2। कर्ता कितने होंगे? 2। एक कर्ता काम करवाएगा, खुद नहीं करेगा, स्वतः काम नहीं करेगा। एक कर्ता काम करवाएगा, दूसरा कर्ता काम करेगा। ठीक है, काम एक होगा लेकिन कर्ता कितने होंगे? 2। बात आई समझ में या नहीं आई? तो आइए उदाहरण से समझते हैं। तो जो अगला प्रकार है हमारा
चौथा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको समझा दिया कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कर्ता कितने होंगे? 2। एक कर्ता काम खुद नहीं करेगा, दूसरे कर्ता से करवाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो देखिए, एक कर्ता काम करवाएगा और दूसरा करेगा। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है। राम श्याम से पत्र लिखवाता है, यानी कि यहां पर काम 2, मतलब कर्ता 2 है। 2 मतलब ये है कि एक तो राम करवा रहा है काम, किससे? श्याम से। क्या काम करवा रहा है? पत्र लिखवाना। ये भी ध्यान रखना है, लिखवाना, लिखवाता, लिखवाती, लिखवाते, ठीक है ना, ये भी पहचान के रूप में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि राम यहाँ पर जो कर्ता है, कर्ता फर्स्ट, प्रथम, और कर्ता द्वितीय या दूसरा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे राम खुद काम कर रहा है क्या? नहीं। तो कौन कर रहा है? राम किससे करवा रहा है काम? प्रेरणा देकर किससे काम करवा रहा है? श्याम से करवा रहा है। तो ऐसे उदाहरण जैसे सीता गीता से खाना पकवाती हैं, माँ बेटी से खाना पकवाती हैं, ठीक है ना, माँ बेटी से पानी भरवाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो आपको अपने जहन में इतना ही रखना है, कर्ता 2 होंगे, एक कर्ता काम नहीं करेगा और दूसरा कर्ता काम करेगा, क्योंकि पहले वाला कर्ता दूसरे वाले कर्ता से क्या करवा रहा है? काम करवा रहा है। तो ऐसी स्थिति वाले जो वाक्य होते हैं, ऐसी क्रियाएं जो होगी वो क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी 5वीं क्रिया और 6ठी क्रिया को हम क्या करेंगे? तुलना के रूप में पढ़ेंगे। कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। तो देखिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया ना, प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि एक कर्ता दूसरे कर्ता से क्या करवाएगा? काम करवाएगा, ठीक है। एक कर्ता दूसरे कर्ता से क्या करवाएगा? काम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वीं जो क्रिया है वो है अपनी कृदंत क्रिया, और 6ठी क्रिया जो है नाम धातु क्रिया। अच्छे से समझना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो यहां हम पढ़ेंगे कृदंत और नाम धातु को तुलनात्मक विधि से। अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो कृदंत और नाम धातु क्रियाएं हैं वो बनेगी किससे? तो आपको ध्यान रखना, मैं यहाँ पर विकारी शब्द लिख रहा हूं 4 विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। क्या दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको? ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है मित्रों। यहां से बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है मित्रों, ध्यान से समझना। यहां पर देखिए, इस प्रकृति में, संसार में जो भी वस्तुएं, सजीव निर्जीव, उन सबको हम क्या कहते हैं मित्रों? उस नाम ही तो है, उन सबके नाम होते या नहीं होते? प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, स्थान विशेष जो भी है, नाम तो होंगे, ठीक है। और इन नामों के स्थान पर प्रयोग किसका करते हैं हम? सर्वनाम का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के रूप में हम कौन सा शब्द यूज लेते हैं? वो शब्द है विशेषण। तो जो नाम धातु क्रियाएं, शुरुआत हमने की है, शुरुआत संज्ञा से, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के रूप में क्या आते हैं? विशेषण।
इसीलिए नाम से संबंधित ये 3 शब्द होंगे। कितने होंगे? 3 शब्द। और ये 3 ही शब्द, इन तीनों शब्दों से जो धातु या क्रिया बनेगी वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? नाम धातु कहलाएगी। पीछे क्या बचा? क्रिया। क्या बचा मित्रों? क्रिया। पीछे क्रिया बचा, तो क्रिया से बनने वाली क्रिया वो हमें क्या कहलाएगी? कृदंत क्रिया। समझेंगे, देखिए इधर यहां पर मैं लिख रहा हूं चल, चल क्रिया, और चल से बनेगा चलता, चलना, प्रत्यय लगा रहा हूं मैं चल के पीछे, और कृदंत क्रिया बना रहा हूं। आ प्रत्यय लगा तो चला, चली, चले। तो चल एक क्रिया के रूप में ही है, धातु है, और वो क्रिया चलना, प्रत्यय लगा रहे हैं, चलता, चली, चला, चले, ठीक है ना, चलेंगे, एंगे प्रत्यय, ठीक है ना। इस प्रकार से क्रिया से ही जब क्रिया बनती है तो कृदंत क्रिया कहलाती है। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जब क्रियाएं बनती हैं, नाम से जब क्रियाएं बनती हैं तो नाम धातु कहलाती है। नाम से तात्पर्य ये है कि संज्ञा से, और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के रूप में विशेषण। ये जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों के अंतर्गत आने वाले शब्द और उनके माध्यम से उनके द्वारा जो क्रियाएं बनेगी, नाम धातु क्रियाएं, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगी। और क्रिया से ही क्रिया बनेगी, प्रत्यय लगा देंगे हम, और आ, ई, ए, एंगे, ये जो प्रत्यय हैं ये लगते ही हमारी क्या बन जाएगी? वो कृदंत क्रिया बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, हाथ से क्या बना? हथियाना, ठीक है, हाथ संज्ञा, और हाथ से क्या बना? हथियाना क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? नाम धातु क्रिया। अपना हो गया सर्वनाम के रूप में, और अपना से क्रिया बने क्या? अपनाना। रंग हो गया विशेषण शब्द, रंग से क्या हो गया? रंगना या रंगाना। तो ये क्या है? संज्ञा से बनी क्रिया नाम धातु, सर्वनाम से बनी क्रिया नाम धातु, विशेषण से बनी क्रिया नाम धातु। चलना, चलता, चला, चले, चली, लिखना, लिखता, लिखी, लिखे, लिखेंगे, दौड़ा, दौड़ी, दौड़े, दौड़ेंगे, सब क्या है? कृदंत क्रियाएं हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें मित्रों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे 7वीं और 8वीं क्रिया की तरफ। तो चलिए मित्रों, 7वीं और 8वीं क्रिया जो हमारी हैं, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। मित्रों आपको ये ध्यान में बिठा के रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर हम क्रिया का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। और हमने पढ़ा क्या? सामान्य क्रिया, जिसमें एक कार्य एक क्रिया। उसके बाद पढ़ा संयुक्त, एक कार्य दो क्रियाएं। उसके बाद पढ़ा पूर्वकालिक, दो काम दो ही क्रिया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेरणार्थक, दो कर्ता एक काम, यानी कि कर्ता एक दूसरे कर्ता से काम करवाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा 5वीं कृदंत क्रिया, और 6ठी हमने पढ़ा नाम धातु क्रिया। कृदंत क्रिया, क्रिया से प्रत्यय लगेगा तब चलता, चलती, चलते, चला, चली, चलेंगे, जो भी है। और नाम धातु में हमने क्या पढ़ा? संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से जिन क्रियाओं का निर्माण होगा वो क्रियाएं क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रियाएं कहलाएगी। तो ये था हमारा अभी तक 6 पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे 7वां। 7वां क्या है? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, याद सिर्फ इतना रखना है। सजातीय क्रिया में याद क्या रखना है आपको? याद सिर्फ ये रखना है कि यहां पर क्रिया और काम या कर्म क्या होंगे? एक ही जाति के होंगे। एक ही जाति मतलब एक ही धातु के होंगे। सजातीय समान जाति समान धातु से क्या होगा? क्रिया और कर्म अर्थात काम, ठीक है। क्रिया और काम क्या होंगे? एक ही क्रिया एक ही धातु से बनेंगे, समान जाति के, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? सजातीय क्रियाएं। जैसे, और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण
भारत ने लड़ाइयाँ लड़ी। भारत ने लड़ाइयाँ लड़ी। अब देखिए भारत काम कर रहा है लड़ने का। देखिए लड़ी में क्या है, लड़ना क्रिया, लड़ाइया में भी क्या है, लड़ना। धातुएं क्या है, दोनों क्रियाएं क्या है, समान जाति। क्या है, समान जाति। अर्थात आपको समझने वाली बात यह है कि क्रिया होगी, कर्म होगा, दोनों ही क्या होंगे, एक ही धातु से मिलकर बनेंगे, तभी वो क्या होगा, समान सजातीय क्रिया होगी। सजातीय क्रिया जैसे सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया, तो यहाँ पर गाना और गाया में भी गाना क्रिया है या नहीं, दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, एक जैसी क्रिया होने की वजह से, एक जैसी क्रिया और कर्म होने की वजह से, कार्य होने की वजह से ये क्या कहलाएगी, हमारी सजातीय क्रिया। ठीक है मित्रों, तो ये ज़्यादा कुछ भी समझने वाली बात नहीं है इसमें। समान जाति की क्रिया मतलब एक तो क्रिया होगी और ये काम होगा, और क्रिया जो होगी वो और काम जो होगा वो दोनों एक ही जाति की क्रिया, एक ही धातु की क्रिया, मतलब एक ही धातु की बनी हुई होती है। तो ये था हमारा क्या, सजातीय क्रिया। अंतिम प्रकार पढ़ रहे हैं हम क्या, सहायक क्रिया। ये बहुत ही जरूरी है एक वाक्य के लिए, क्योंकि मुख्य क्रिया की जो भूमिका निभाएगा वो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की वजह से ही वाक्य को पूर्णता प्रदान होती है। ठीक है ना। एक बात और सुन लो कि हम टेंस पहचानते हैं, काल पहचानते हैं, उसमें भी सहायक क्रिया का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसी हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपनी सहायक क्रिया। तो चलिए मित्रों अंतिम पढ़ लेते हैं, सहायक क्रिया। आठवीं जो क्रिया है हमारी वो है सहायक क्रिया। ठीक है मित्रों, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि हमें ये ध्यान रखना है, जैसे रमेश जोधपुर जा रहा है, जा रहा है। यहां पर आपको ध्यान रखना है। मैं ऐसे कह दूं कि रमेश जोधपुर जा, और रमेश जोधपुर जा रहा नहीं, वाक्य की पूर्णता नहीं मिल रही है। वाक्य को जब पूर्णता नहीं मिलेगी तो उसका अर्थ भी सार्थक नहीं निकलेगा। तो सार्थक अर्थ निकालने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम काल का निर्धारण भी कर रहे हैं कि ये जो वाक्य है किस काल का है, ये वाक्य वर्तमान काल का है। कि रमेश भूतकाल में बताना है, जोधपुर जा रहा था। ठीक है ना। तो काल का निर्धारण करने के लिए भी सहायक क्रिया बहुत जरूरी है। वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए भी सहायक क्रिया जरूरी है। वाक्य को सार्थकता प्रदान करने के लिए भी सहायक क्रिया बहुत जरूरी है। तो मित्रों एक बार वापस पुनः मैं क्या कर देता हूँ, मौखिक रूप से आपको समझा देता हूँ कि नंबर 1 हमने पढ़ा क्या, प्रयोग संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में एक काम एक क्रिया। उसके बाद संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में हमने क्या पढ़ा, एक काम दो क्रिया। पूर्वकालिक में हमने क्या पढ़ा, दो काम दो ही क्रिया। एक क्रिया पहले हो जाएगी, दूसरी क्रिया बाद में होगी। पहले वाली क्रिया जो होगी जिसके साथ करके लगा हुआ है, नहीं भी है तो भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहले क्रिया हो गई है उसके बाद दूसरी क्रिया हुई है, तो पहले जो क्रिया हुई है उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में काम तो एक ही होगा, लेकिन करने वाले कितने होंगे, दो। कर्ता कितने होंगे, दो। एक होगा कर्ता जो दूसरे कर्ता से काम करवाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा 5वां और छठा तुलनात्मक विधि से। 5वां क्या था, कृदंत क्रिया, और छठा था नाम धातु। नाम धातु जो क्रिया है वो बनी है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से, और जो कृदंत क्रिया है मित्रों वो बनी है क्रिया शब्दों से। क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा, चलता, हाँ ता प्रत्यय, चलता, चलती, चलते, चले, चला, चली। तो हम कृदंत और नाम धातु क्रियाओं को हमने अच्छे से पढ़ा तुलनात्मक विधि से। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सजातीय, यानी कि समान जाति की क्रिया। कब कोई काम होगा और कोई क्रिया होगी, दोनों एक ही जाति की, एक ही धातु की होगी, तो वो क्या कहलाएगी मित्रों, सजातीय। और अंतिम हमने पढ़ा मित्रों क्या, अंतिम पढ़ा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मैंने आपको बता दिया, वाक्य को पूर्णता, सार्थकता और काल निर्धारण में
बेहद उपयोगी होती हैं। इसी के साथ मित्रों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए क्या करें, प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।